हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो आदि मानव प्राइमेट से आदि मानव का रूप विकसित हुआ, फिर उसके थ्रू किस तरह से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया और एक ग्रामीण स्थिति में पहुंचे। तो ये पूरी स्थिति के बारे में इस चैप्टर में पूरा दिया गया है कि वो कहाँ रहते थे, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो इस चैप्टर में हम इन सब बातों को देखेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास 6 का जो अध्याय 1 किया था हमने, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दी गई थी, तो जिनको हमने देख लेना चाहिए, जो पीटी के एस्पेक्ट से या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में हमें सहायता देती है। तो कृषि का आरंभ कहा जाता है कि 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी 8000 वर्ष कहाँ हुआ था? तो जब सुलेमान किर्थर का पहाड़ियां थी वहां पे कृषि सर्वप्रथम आई थी। फिर सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये 4700 वर्ष पूर्व ये सभ्यता आई थी। इसके बाद कहा जाता है कि गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा जो गंगा घाटी जो है उसके नीचे गंगा घाटी के मध्य में जो मैदानी स्थल था वहां पे मगध जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, जो 2500 वर्ष पूर्व में था। फिर इसके बाद कहा जाता है कि वर्तमान की शुरुआत यानी इस काल की शुरुआत 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको आप कोलेट कर सकते हो थोड़े फैक्ट के स्तर पे, चीजें कब घटित हुई थी उसके बारे में। ओके, तो चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसमें हम आरंभिक मानव के आदि मानव के जीवन शैली के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कहानी के माध्यम से इसको चैप्टर की शुरुआत की गई है जिसमें तुषार की रेल यात्रा से है। ये तुषार क्या होता है कि गाड़ी में अपने किसी दोस्त की शादी में, रिश्तेदार की शादी में जा रहा होता है दिल्ली से चेन्नई। तो सीट पे बैठता है, खिड़की वाले, सबको पसंद है विंडो सीट रेल की, जहां से हम नई नई चीजें देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। तो तुषार भी देख रहा होता है। तो तभी इसके चाचा आते हैं और उसको कहते हैं कि इस रेलगाड़ी की यात्रा को मात्र 150 वर्ष साल ही हुए हैं कि इसको चालू हुआ। 150 साल में ये कितना आम जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। तो इस तरह से मतलब रेल यात्रा हमारे लिए अब आम बात हो गई है। लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सबसे सस्ता जो मार्ग माना जाता है वो रेल मार्ग माना जाता है। तो लोग उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तुषार के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या इसके पहले कभी लोग ये यात्रा नहीं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, फिर जिंदगी एक ही जगह क्या बिता दिया करते थे? तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि इस तरह की कोई घटना नहीं होती। लोग कितने भी जो पर्वत है, पहाड़ है, नदी को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और यात्राएं करते थे। वो भले यात्रा अपने व्यापार के लिए हो या फिर यात्रा अपने रोमांच के लिए हो या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए हो या फिर किसी का कारण आपदा हो, जैसे आपदाएं आ जाए तो उस कारण से इनको यात्रा करना पड़ता था। तो यानी यात्राओं का जो सिलसिला है ये तो बहुत सदियों पुराना है। प्राचीन काल से ही लोग जब अस्तित्व में आया तो यात्राएं शुरू हो गई थी। ओके, तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं? यानी आरंभिक मानव का मतलब है आदि मानव। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। यानी हम उन लोगों के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं जो 20 लाख वर्ष हमारे द्वीपों पे अस्तित्व में आए थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक यानी खाद्य यानी जो भी भोजन है उसको इकट्ठा करने वाले के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मछलियां पकड़ते थे, फल फूल मैदान मतलब दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे ये लोग। जो भी भोजन सामग्री थी, ये भोजन सामग्री इनके लिए इकट्ठा करना क्यों महत्वपूर्ण होता? क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी कि कभी भी आपदा आ जाए, कभी भी स्थिति का कोई भरोसा नहीं रहता था। उनको ऋतुओं का इतना ज्ञान नहीं होता था कि इसके बाद ये ऋतु आएगी। तो ये सब के कारण कभी वर्षा के साथ ठंडी, ठंडी के साथ गर्मी, तो उस अपनी सुरक्षा के लिए वो पहले से ही अपने खाद्य भोजन का सुरक्षा कर लिया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजाति मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। कि हम सबसे पहले शाकाहारी के रूप में आए, फिर शाकाहारी से मांसाहारी,
तो मांसाहारी से फिर शाकाहारी। तो लोग पहले ज्ञान जो आया तो पौधों को, जड़ों को जो आता है उसको खाया करते थे, जो भी जंगली फल मिल जाते थे उनका इस्तेमाल में कर लिया करते थे। जैसे जानवर थे कि जानवर क्या करते थे, जंगली फल फूल खाते थे, उसी तरह इंसान भी जब देखा कि उसको भूख लगी तो उसने उन सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया कि अब भूख लगी है तो अपने भूख को मिटाने के लिए इन सब चीजों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और इस तरह से जाने अनजाने उन्होंने ये सब चीजें शुरू कर दी थी। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भागते हैं और बहुत से जानवर कम से ज्यादा, मतलब हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। यानी जब हम जानवरों का शिकार करने जाएं तो सामान्य सी बात है कि चीता को शिकार हो या भेड़ बकरी का शिकार हो तो पहले तो वो जंगली ही जानवर थे, जो भी जानवर थे, और उनका शिकार करना मतलब अपने जान को जोखिम में डाल के ये शिकार करने के समान होता था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय भी मतलब उनकी भी जानकारी जरूरी होती थी। तो वही है कि जब लोग शुरुआत में एक संस्कृति में आए, जब एक वातावरण में उनका अस्तित्व आया, तो वो चीजों के बारे में जानते ही नहीं थे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि ऋतु कौन सी है या फिर कौन सा पौधा किस काम में आता है। ये धीरे धीरे ज्ञात हुआ। जब विषैले पौधे का ज्ञान कैसे होगा, जब देखा होगा किसी ने कि इस पौधे को खाने से किसी की मृत्यु या फिर कुछ अन्य तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, तो उन सब नोटिफाई किया होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत तो लंबा मतलब कालक्रम से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। और आज हम चीजों को आसानी से इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उन सब इंफॉर्मेशन आज हमारे पास पूरा का पूरा तथ्य के रूप में कहीं ना कहीं नोटिफाइड है, कहीं ना कहीं उस जगह पे सुरक्षित है कि इस चीज को नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो इन्हीं प्रक्रियाओं का ही एक कह सकते हैं कि भाग है कि आज हमारे पास इन सब की जानकारियां उपलब्ध हैं। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? मतलब कि पहले के बच्चों की स्थिति क्या होती थी कि जब थोड़े बड़े हुए कि उन्होंने शिकार करना, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी धीरे धीरे कि वो अपना सर्वाइवल कर सके, और इसी तरह से उनके गुण अलग हुए। और आज के समय में हमारे गुणों की बात की तो हमें सर्वाइवल की नहीं, हम अपने एक जीवन के नए उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए एक स्वच्छंद जीवन जीने की यात्रा में हैं, और वो अपने जीवन को स्थायी रखने के लिए जीवन जीते थे। आज हमें सर्वाइवल की नहीं, हमें ज्यादा से बेहतर मूल्य के जीवन जीने के आदर्शों को फॉलो करने की इच्छा होती है। तब अगर स्थिति ऐसी ही अलग थी, उस समय लोग जंगली जानवरों के बीच रहते थे, पेड़ पौधों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और उस तरह से उनके ज्ञान और उनके गुण अलग थे। आखिर ट्रक या खाद्य संग्राहक समुदायों के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम चार कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। तो अगर एक ही जगह भंडार मिल जाए तो वहां का जो अगर रहेंगे 10-15 दिन तो जो भी फल पौधे खा के समाप्त हो जाएंगे, फिर कहाँ से वो लाएंगे। और अगर वहीं पे रहे एक ही जगह पे तो उनको दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ेंगी इन सब चीजों की तलाश में, खाने के पदार्थों की, जीवन स्थायी रखने के, अपने सुरक्षा के लिए दूर दूर तक जाना पड़ेगा, इन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। और इसीलिए लोग खाद्य संग्राहक भी बने कहीं ना कहीं। तो एक जगह रुकना उनके लिए ठीक नहीं था, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्होंने दूसरी जगहों में जाना पड़ता था। ठीक है। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मतलब इस तरह का आभास लगाया जाता है कि अभी तो ये बहुत आगे की बात कही जा रही है कि मवेशी जब उनका पशुपालन शुरू किया तो बहुत मतलब एक जीवन स्थायी रखने से आगे चल के वो सभ्यता आई कि लोग पशुओं का रखने लगे,
उनका विकास होने लगा, उनको पालतू बना के रखने लगे और पशुओं के दूध और बाकी सब मांस का उपयोग करने लगे। उसके पहले तो लोग जंगलों में रहकर जो फल फूल मिलते थे शिकार करके खाते थे। तो इस तरह से दूसरे दूसरे स्टेज पे आए तो इस तरह की विधियां होने लगी। और जब जानवरों का चारा हो या फिर अपनी जरूरत के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का तो यात्रा करना ही पड़ा। तीसरा जो कारण यहाँ पे दिया गया है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार और अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये आभास लगाया जाता है कि क्योंकि ये तो नहीं पता था कि 3 महीने बाद, पहले तो कालक्रम भी गिनना उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी बात हो जाती थी, असंभव था। तो इसलिए वो अंदाजे से उस चीजों का पता लगाते थे और उस ऋतु के अनुसार बोलते यहाँ पे इस जगह पे फल देखा होगा तो वो फिर उस जगह पे आते होंगे और देखते होंगे कि यहाँ पे फल ये लगेगा, और वर्षा का समय है तो यहाँ पे ये चीज लगेगी, गर्मी का समय है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जहाँ पे पौधे जिस तरह के होंगे वहां वहां उस तरह के फल उत्पादित होंगे और वो लोग उसके कारण भी यात्राएं करते थे। चौथा जो कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। तो इसके कारण क्या होता था कि इसके आसपास ही उनको रहना पड़ता था। कि जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि लोग नदियों, नर्मदा नदी हुई या फिर अन्य सिंधु नदी हुई, इन सब के किनारे सभ्यता क्यों विकसित हुई? तो इसी के कारण विकसित हुई कि उनका जीवन पानी के बिना नहीं रह सकता था और पानी एक ऐसा हमारा अनिवार्य एक मूलभूत स्रोत है जिसके पर हम बहुत निर्भर हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों के मिलने के लिए भी जाया करते होंगे। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लोग यात्राएं करने के कई कारण थे। एक तो पानी मुख्य कारण था, 4 मुख्य कारणों में से पानी भी एक मुख्य कारण था। साथ में अगर बारिश नहीं हुई किसी वर्ष तो सूखा हो जाने के कारण भी लोग पानी की तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। फिर नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाना हो सकता था, क्योंकि धीरे धीरे लोग एक दूसरे से रूबरू हुए तो उनकी पहचान हुई और कहीं ना कहीं एक लगते हैं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आई होगी तो इस तरह से उनके रिश्तेदार भी हुए होंगे और इस तरह से उनका मिलने के लिए भी वो जाया करते होंगे। तो यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। जो भी यात्राएं थी पैदल थी। पहले पशुपालन जो किया गया तो पशुओं को भी उतना ज्ञात नहीं था कि पशुओं का जो उपयोग किया जाए गाड़ी बना के, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बना के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उनको इतना ज्ञान नहीं था शुरुआती दौर में। तो वो तो बाद में जब सभ्यता विकसित हुई धीरे धीरे लोग ज्ञानी बने, थोड़े थोड़े चीजों का इस्तेमाल करते रहे, तब उन्होंने पशुओं को अपने उपयोग में लाना शुरू किया और एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे या फिर व्यापार के लिए या फिर आने जाने के लिए। पर शुरुआती दौर में तो वो पैदल चल के ही एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। तो आरंभिक मानव के बारे में हमें जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि हमने जो आदि मानव के बारे में पढ़ा तो उसकी जानकारी कैसे मिलती है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि पुरातत्वविद होते हैं वही चीजों की छानबीन करते हैं और इतिहासकार उन चीजों को रचते हैं और इसके थ्रू आम जन तक ये जानकारी पहुंचती है। तो पुरातत्वविदों का जो महत्व है आदि मानव की जानकारी के इतिहास में या फिर प्राचीन चीजों की छानबीन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर तो नष्ट होने वाली चीज नहीं है और कहीं कहीं अगर कमजोर पत्थर है तो वो नष्ट हो सकता है, पर कई बार पत्थर मजबूत होते हैं और वो प्रकृति के साथ जो भी प्रक्रिया होती है उसके साथ नष्ट नहीं होते हैं, अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। इसलिए उनके साथ इन पुरातनविदों को मिले और उन्होंने सोचा कि ये पत्थर जो अलग अलग डिजाइन के बने हैं इनका इस्तेमाल कौन करता होगा।
और इस तरह से उनके क्वेश्चनों का समाधान के लिए उन्होंने छानबीन शुरू की और पता चला कि ये पत्थरों का इस्तेमाल खेती, पेड़ काटने के लिए कुछ ना कुछ कामों में इस्तेमाल में लाया जाता था। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें एक इस तरह के औजार काम में आते हैं। बताओ कि इनमें से, ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज के दिया है कि कौन कौन से काम सामान्यतः पत्थरों से किए जाते हैं, कारण सहित उत्तर दो। तो वही कि मैंने बताया कि आप सभी को कि पत्थरों के इस्तेमाल आज पेड़ पौधों को काटने के लिए भी होते हैं, क्योंकि पत्थर नुकीले होते हैं तो उससे उसकी थोड़ी सी भी अगर नुकीली हो जाए तो वो काटने के काम में आ सकते हैं। फिर खेती करने के काम में आ सकते हैं, साथ में कोई जानवरों की शिकार करने में आ सकते हैं। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था हथियार के रूप में। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्टे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इन सब का इस्तेमाल जैसे कि बताया उसी तरह से किया जाता था। अब यहाँ पे पत्थर से बने औजार के रूप में कि ये जो कुछ खास बातें हैं, इनकी विशेषता क्या है। तो ये पत्थर प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई हजारों साल बाद बनाया गया था। इन्हें और बाद में और बनाया गया था। इन्हें 10,000 वर्ष, यहाँ पे चित्र दिया है, वहां पे उन चित्रों की बात की गई कि पत्थर के अलग अलग रूप हैं जिनको किस तरह से धीरे धीरे बनाया होगा। ये कुछ हजार वर्ष, कुछ ये 10,000 वर्ष, ये कुछ वर्ष पूर्व, इस तरह से नुकीले पत्थर का इस्तेमाल, इस तरह से ये पत्थर बने होंगे। और ये गुट्टी का प्राकृतिक पत्थर है, जो लास्ट वाले हैं प्राकृतिक पत्थर है। जो देखिए ये नुकीले हैं ना थोड़े थोड़े, तो इन्हीं नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल खासकर लोग किया करते थे अपने शिकार में, हथियार बनाने के लिए, काटने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है, पौधा काट रहे हैं इस पत्थर से, ये नुकीली पत्थर है इस तरह की। इसी तरह से ये पत्थर है छेदने के लिए, एकदम सुई की तरह, सुई के रूप में भी इनका छेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से पत्थरों का अलग अलग उपयोग किया जाता था। और कुछ कोई धातु तत्व तो उस समय खोजे नहीं गए थे। पहला जो तत्व खोजा गया था हथियारों के रूप में वो पत्थर ही थे। और इसीलिए जो पत्थरों के आधार पर ही एक शैली विकसित हुई जिसको कई अलग अलग नव पाषाण युग, मध्य युग कहा गया था। तो आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन स्थल, जो पूरा स्थल है, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो जिसका कारण हम देखा कि लोग पानी की आवश्यकता होती थी और इसके कारण वो इन नदियों और झीलों के किनारे बसा करते थे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे और उन स्थलों को कहा जाता था उद्योग स्थल। तो ये भी एक खास इंफॉर्मेशन है कि उद्योग स्थल कहा जाता था, किसे कहा जाता था। तो ऐसे स्थल जहां पे खूब सारे पत्थर मिले और उन पत्थरों का इस्तेमाल हम औजार बनाने के लिए करें, उन्हीं को क्या कहा जाता था, तो उद्योग स्थल। ठीक है। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि यहाँ पे उद्योग स्थल था या फिर किसी जगह पे उद्योग स्थल था। ऐसे तो पत्थर अपने आप टूट के भी पड़े हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमने कैसे पता की कि ये उद्योग स्थल ही होंगे लोगों के, जब आदि मानव आए होंगे। तो आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे और ऐसे स्थलों को आवासीय स्थल या फिर दोनों उद्योग स्थल कहा जाता था। तो इस तरह से दो तरह के स्थल हो गए।
कि लोग तो उन स्थलों पर जीवन आवास के लिए, सपोज कि यहाँ पे बड़ी सी पत्थर का एक बड़ा सा चट्टान है, उस चट्टान में लगा कि ये पपड़ी निकलती है, पता ना चट्टान कुछ समय बाद अगर ताप धूप पड़े और दबाव के कारण अपनी पपड़ी छोड़ने लगते हैं, तो उस पपड़ी के कारण अगर पपड़ी निकलती है तो उसका इस्तेमाल काटने कूटने, क्योंकि पपड़ी एक पतली सी परत जैसी होती है, उसका इस्तेमाल काटने के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए कर सकते हैं। तो इस इंसान को पता चला कि ये पत्थरों का इस्तेमाल अपने अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों का ही एक व्यापार शुरू कर दिया। पत्थर बनाओ और उसका इस्तेमाल करो, और उसी को कहा गया उद्योग स्थल। और उसी उद्योग स्थल पे वो खुद जीवन यापन भी करने लगे। एक व्यापार जैसा हो गया कि मैं पत्थर, कोई पत्थर व्यक्ति बनाता होगा, लोग आते होंगे उसके पास, बोलते होंगे भैया मुझे दे दो, काम है मुझे, और वो दे देता होगा। मतलब इस तरह से कुछ ना लेन देन के हिसाब से कि इसके पास पत्थरों का औजार है, तो व्यक्ति ने पत्थर के औजार तो बना रखे हैं, तो किसी व्यक्ति को जरूरत है तो वो व्यक्ति आएगा, बोलेगा कि मुझे ये चाहिए पत्थर का औजार काटने के लिए, तो ये बोलेगा कि भाई मैं ऐसे तो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसको घिस पीट के बनाया है। तो बोलेगा कि ये भाई ए बी बोलेगा कि भाई मेरे पास एक चीज है खाने का, एक आम का फल है, तो वो बोलेगा कि ठीक है ये मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें ये दे दूंगा। तो इस तरह से जो है कि ये प्रक्रिया लेन देन की शुरू हुई। ठीक है, तो लोग, क्योंकि उस समय पैसे नहीं होते थे तो लोग एक्सचेंज क्या करते, तो इस तरह से इन्होंने इस सामानों का एक्सचेंज की परंपरा भी शुरू हुई, क्योंकि एक की जरूरत के हिसाब से दूसरे की भी जरूरत वो हो तो वो उन चीजों का अदला बदली कर लिया करते थे। और धीरे धीरे लोग इस तरह से विकसित हुए और ये स्थल आवासीय स्थल के रूप में तब्दील हो गए। तो इस तरह से पता चला उनको कि ये जो स्थल हैं, जो पत्थर हैं, वो कहीं ना कहीं व्यापार के काम में, बाकी सब चीजों में इस्तेमाल किए जाते थे। अब यहाँ पे कुछ मैप दिया गया है कि कौन से स्थल पे कौन सा काल था, क्योंकि पाषाणी काल में भी 3 काल बटे हुए हैं, एक पूरा पाषाणिक जो सबसे पुराना, फिर मध्य पाषाणिक और फिर नवा पाषाणिक। इस तरह से 3 कालों को, फिर आरंभिक गांव स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सभ्यताएं आती है और आधुनिक नगर। तो पहला जो पूरा पाषाणिक स्थल है वो है भीमबेटका की गुफा। आप सभी को यहाँ पे गुफा मिली है और उस गुफा में पत्थरों की साक्ष्य मिले हैं, इस हिसाब से इसको कहा गया है कि ये पूरा पाषाणिक स्थल होगा। उसके बाद मध्य पाषाणिक स्थल की बात करें तो ब्रह्मागिरी है और आदि चंद्रूर है। तो यहाँ मध्य पाषाणिक मतलब एक काल के बाद शुरुआती दौर में तो पत्थर अलग रूप में पाए होंगे, बड़े उपयोग होते थे क्योंकि तब जानकारी नहीं थी, जैसे पत्थर मिलते थे उनका वैसे ही रूबरू इस्तेमाल किया जाता था। फिर मध्य पाषाणिक का थोड़ा उसमें बदलाव करके लोग अपने उपयोग के अनुसार पत्थरों को शेप देने लगे, और जो नौ पाषाणिक आया तो लोग अपनी ही जरूरत के अनुसार एग्जैक्ट चीजों को बनाते थे। नुकीली चाहिए तो इस तरह का नुकीला पत्थर बना देंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी जोड़ देंगे। तो नौ पाषाण आ जाते लोग की जो मानसिकता है, जो बुद्धि है, थोड़ी विकसित हो चुकी थी। और आरंभिक गांव की बात करें तो आरंभिक गांव तो ऐसे थे जो इन सब चीजों को, यानी धीरे धीरे जब पाषाण युग चालू हुआ तो पाषाण से कुछ ना कुछ ज्ञान तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते होते आधुनिक गांव, यानी ये आधुनिक गांव तो ये सारे ज्ञानों का संग्रह करके ही अपने विकास की नींव रख सका। तो इस तरह से एक शुरुआत तो हमेशा रफ होती है, लेकिन आगे चल के वो एक अपना रूप धारण कर जाती है जिसको स्थायी रूप कहा जाता है, और उसी रूप में गांव आए और आधुनिक नगर बसे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गांव दिए गए हैं, मतलब गुफाएं दी गई हैं जो लोग के साक्ष्य मिले हैं कि इन स्थलों पे कि ये पाषाणिक काल के ही साक्ष्य हैं, क्योंकि वहां पे पत्थरों की जो भरमार है वो ज्यादा है। लोग पत्थरों में रहते थे, पत्थरों के चीजों का इस्तेमाल करते थे, और इस हिसाब से उन्होंने उसको कैटेगराइज किया कि ये पूरा पाषाणिक होगा, क्योंकि उन पत्थरों का जो आकार है वो सब अलग अलग है। मध्य पाषाणिक को बताया कि ये थोड़ा विकसित रूप है इसका, तो मध्य पाषाण का होगा, और एक नव पाषाण को बताया कि ये ज्यादा ही कुछ एडवांस लेवल पे थोड़ा उपयोग में करने लायक पत्थर है, तो उसको नव पाषाण का बता दिया। जैसे कि यहाँ पे भीमबेटका का एक उदाहरण की ऐसे पत्थर में लोग रहा करते थे गुफाओं में, तो वहां पे भीमबेटका की बात करते हैं। आधुनिक मध्य जो मध्य प्रदेश है उसको ही भीमबेटका कहा जाता था, जैसे कि हमने आकृति में देखा कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश का ही भाग है। ओके, आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहते थे। इन गुफाओं और कंदराओं यानी गुफा जैसे वे स्थल होते हैं
इन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्याचल पर्वत है, वहां पे भी है। दक्कन यानी दक्षिण के पर्वतीय इलाकों में भी है और नर्मदा घाटी में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ विंध्याचल ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी, और दक्षिण के क्षेत्र में गुफाएं हैं यहाँ तो यहाँ पे भी हमें गुफाएं देखने को मिलती हैं। साथ में नर्मदा नदी का जो ये घाटी है, यहाँ पे भी पहाड़ों के बीच लोग क्या अपनी जरूरत के लिए ही रहेंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं रहेगा कि अगर बारिश हो रही है तो अपने सर को छुपाने के लिए थोड़ी ना दिन भर भीगते रहेंगे बारिश में। वो तो कहीं ना कहीं आश्रय लेंगे पेड़ के पौधे के नीचे या किसी क्षेत्र में घुस जाएंगे। तो इस तरह से उनको पता चला कि बारिश के कारण हमें एक आश्रय स्थल मिल सकता है जो गुफाएं थी। और धीरे धीरे कुछ लोग पहले शुरुआत में तो रहना शुरू किए होंगे कि गुफा में रहते हैं, फिर बाकियों को जानकारी होगी कि ये गुफा का इस्तेमाल हम रहने और अन्य चीजों के लिए कर सकते हैं। तो जो भी खाद्य संग्राहक थे वो इन चीजों का सुरक्षा के लिए क्या करते थे, तो इन गुफाओं में ही संग्रहित किया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने इन पत्थरों का जो गुफा थी, छिद्र थे, उनका इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह से जो निवास स्थल है उनके प्रकार है कि आवास स्थल भी एक निवास होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, खान पान करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसा स्थल भी होता है निवास स्थल जहाँ पे उद्योग भी होता है और लोग साथ में रहते भी है, और आवास और उद्योग दोनों साथ में होता है, ऐसे भी निवास स्थल होते थे। तो लोग एक आवास का इस्तेमाल तो सिर्फ रहने के लिए, जीवन यापन के लिए करते थे, तो उसको आवास कहा गया। उसी तरह से उद्योग स्थल जहाँ पे सिर्फ उद्योग किया करते थे, यहाँ गुफा में अलग रहते थे और उद्योग स्थल पे काम करने जाते थे। और ऐसे भी निवास स्थान आए जहाँ पे वो उद्योग भी करते थे और निवास भी करते थे। तो इस तरह से ये निवास स्थल के भाग हो गए। अब पूरा स्थल की बात करते हैं कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी पूरा स्थल उन चीजों को कहा जाता है जहां पे औजारें हों, बर्तन मिलते हों पुराने जमाने के, पुरातन काल के, और इमारतें हों। अब इमारतें की बात यहाँ पे की गई है, तो इमारतें उस समय उतनी वैसी नहीं होती थी जो आज के समय में है, पर फिर भी चुलमुल मात्रा में थोड़ी बहुत तो चीजें होती थी और उन्हीं को इमारतों की श्रेणी में डाला गया। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में जानकारी मिलेगी। तो पूरा स्थल ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे औजारों का एक क्षेत्र होगा, औजारों बनाने की खान होगी, वैसे भी पूरा स्थल कहा जा सकता है। बर्तन बनाने की जगह होगी, उसको बर्तन का वो भी पूरा स्थल कहा जा सकता है। इमारत बनाना है मतलब जो बड़े ये सब काम किया करते थे, मिट्टी बनाने के बर्तन वाले काम किया करते थे, घर बनाने के जब मिस्त्री आए होंगे तो ऐसे छोटे मोटे काम वो शुरू किए होंगे, ईंट बनाने के काम किए होंगे। तो ऐसी चीजों के साक्ष्य मिले हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे कि ये कहीं वो नदी के किनारे मिले हैं, तो कहीं वो मिले हैं समुद्र के तल पे, या फिर जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर भी वो लोग इस्तेमाल में किया करते थे, ग्राउंड में भी। तो इस तरह के जो भी स्थल मिले हैं उनको पूरा स्थल कहा जाता है। अब बात करते हैं पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरण प्राय दो तरीके से बनाए जाते हैं। मतलब कि पाषाण उपकरण का मतलब औजार, उन्हीं का इस्तेमाल किस तरह से बनाया जाता था। तो ऐसा है कि अगर एक पत्थर मिलता है व्यक्ति को, आदि मानव है और उसको पत्थर मिला, तो उस पत्थर को अपने उपयोग के अनुसार उसको क्या करेगा कि पत्थर को टकरा के उसको एक शेप दे देगा और वो पत्थर बन जाएगा, मतलब उसके औजार के हिसाब से बन जाएगा कि इसकी जरूरत के हिसाब से। दूसरा जो तरीका होता था कि दबाव सेल तकनीक, यानी एक पत्थर लाएगा उसको और एक जगह पे रख देगा, उसको एक दूसरे पत्थर से दबाव से उसको तोड़ने की कोशिश करेगा और एक नया उसमें से एक शेप निकलेगा, नए आकार का पत्थर निकलेगा और उसका इस्तेमाल वो अपने औजार के रूप में करेगा। तो इस तरह से दो तरह के जो पाषाण औजारों का निर्माण किया जाता था। आग की खोज। अब आग की खोज, जब आदि मानव आग की खोज आई, मतलब आज आग की जानकारी हुई कि आग कितना इम्पोर्टेंट है उनके जीवन में, और इस आज के जीवन में भी आग जो है कितना इम्पोर्टेंट है। आग के बिना खाना पकाना मुश्किल है। सबसे मूलभूत भूमिका जो आग की होती है वो खाना
पकाने के स्थल पे होती है। और इस तरह से आग की खोज आदि मानव ने कैसे की सदियों प्राचीन काल में, तो इनकी बात करते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई वर्षों के कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी। कहा जाता है कि अगर आप जंगल में फंस जाते हैं तो आप आग जला के रखिए, उससे क्या होता है कि जंगली जानवर डर जाते हैं, उस आग से डरते हैं। और इसी विज्ञान का इस्तेमाल आदि मानव ने सीख लिया था पुरातन काल में, कि इस तरह का जो जानवरों से वो डरते थे उसको दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। तो आग का इस्तेमाल उन्होंने प्रकाश के लिए भी किया, मांस पकाने के लिए भी किया, और इस तरह से उन्होंने आग का उपयोग करना सीख लिया। लेकिन आग का जो उपयोग करने की जो परंपरा आई वो बहुत समय बाद आई, क्योंकि एक व्यक्ति था, मान लीजिए कहानी है कि एक आदि मानव था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो पता चला कि अंधेरा हो गया और जानवरों से वो डर रहा था। तो उसने देखा कि एक घर्षण के कारण पत्थर से आग निकली, और आग लगने के कारण आसपास का जो भी क्षेत्र था वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, वो जलने लगा। और इसके कारण क्या हुआ कि वहां पे जो जानवर थे, मतलब जंगली जानवर जिनसे वो डर रहा था, वो भागने लगे। तो फिर उसको ये ज्ञात हुआ कि ये चीज से मतलब जानवर दूर भागते हैं। फिर उस आग में कुछ प्राणी जल के मर गए थे, तो इसके कारण उसका वो क्या किया, सेवन करने लगा। सेवन किया तो टेस्ट में अच्छे लगे, और टेस्ट में अच्छे लगने के कारण फिर उसने सोचा कि चलो इसको पका के, मतलब जो भी जानवर कच्ची चीजें उनको पका के हम खाएंगे आग में। और इस तरह से उसने खाना पकाना भी सीखा। और फिर इस आग से उजाला भी तो होता है कि आसपास की चीजें साफ साफ नजर आती हैं। तो आदि मानव ने इस तरह से सोचा कि ये तो काफी काम की चीज है, और इसको अपने जीवन में शामिल किया। तो आग का ये एक छोटा सा कहानी है। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी जानकारियां इकट्ठा हुई और एक आग की परंपरा विकसित हुई, कि आग हमारे लिए जीवन की एक मूलभूत इकाई के रूप में विकसित हुआ। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोगों इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालन बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। हुआ क्या था कि अफ्रीका से जब प्राइमेट निकले थे तो उन्होंने यहाँ से अलग अलग एशिया में, यूरोप में उन्होंने जाना शुरू किया। और जब पृथ्वी जब शुरुआती दौर में थी तो वहां पे क्या था, शीत युग था, और शीत युग में पूरी पृथ्वी शीत में, बर्फ में ढकी हुई थी। जलवायु परिवर्तन होता है और पौधों का विकास होता है। पौधों का विकास होने से लोग धीरे धीरे जानकारी होती है कि वो नए क्षेत्रों में उन जानवरों का पीछा करें जो उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। फिर उनके जो आवास है, उनकी जो जीवन शैली है उसको पहचानते हैं, और इस तरह से वो धीरे धीरे उसको पालने की बात भी सोचने लगते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उनका पूरा दिन का काम ही क्या होता था कि भोजन की तलाश में वो भटकते रहते थे, और अपने जीवन निर्वाह के लिए वो ही पूरा अपना काम किया करते थे। इसलिए उन्होंने इस तरह की चीजें अपने साथ नोटिफाई की कि ये चीज ऐसी होती है, इसका स्वाद ऐसा होता है। और इन सब से धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करते करते सालों साल ये सब प्रक्रिया करते करते एक समय पर पहुंचे जब उन्होंने उसकी खेती भी शुरू कर दी। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। तो इस तरह से मतलब फसल उगाना की प्रक्रिया भी शुरू हुई। अब सेल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है?
अब जानकारी कहा जाता है कि आदि मानव की जानकारी कैसे होती है, तो गुफा से होती है। गुफाओं में भी जब रहते थे तो अपनी खुद की चित्रों का निर्माण किया करते थे। चित्रों का मतलब है कि पत्थर है, पत्थर की दीवार पे वो कोई दूसरी पत्थर से, जैसे कि नुकीली पत्थर लिया और उस पे कुछ ना कुछ बनाना चालू कर दिया, कुछ ना कुछ आकृतियां ड्रॉइंग कर दी। तो इस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण है कि इस तरह से उन्होंने एक चित्र बनाया था, जो यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया है। तो ये इसको ही कहा जाता है, पत्थरों पे जो चित्रकला बनाई जाती है उसको ही शैल चित्रकला कहा जाता है। यानी पत्थरों पे जो आकृति अंकित की जाती है उसको ही शैल चित्रकला का नाम दिया गया। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो कि बताया गया कि सजीव चित्रण मतलब ऐसा झलक आता है कि ये एक शिकारी है और इसमें आपको पहचानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है कि जंगली जानवर का शिकार हो रहा है, या फिर आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा, लगेगा कि ये जानवर है और इसका शिकार हो रहा है कि उसका पूजा हो रहा है। मतलब वो आकृति के माध्यम से आपको चित्र के माध्यम से पता चल जाता है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं। मतलब ये काम कौन करता था? हमें तो इतना पता है कि आदि मानव करते थे। आदि मानव में तो दो प्रजाति है ना, एक है महिला, एक है पुरुष। तो ये काम दोनों मिलके करते थे या फिर एक ही वर्ग करता था, इसके साक्ष्य को मतलब कह पाना मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन दो बातें हो सकती हैं कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती और कुछ तरह के पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। मतलब अलग क्षेत्र, जैसे सभ्यता होगी कि नर्मदा नदी के लोग आए, वहां पे उन्होंने पत्थरों का कुछ बनाना शुरू किया, पत्थरों से औजार बना के उन्होंने अपनी एक जीवन शैली विकसित की। वहीं पे उत्तर पश्चिम में एक गारो पहाड़ियों के लोग बसे, वहां पे उन्होंने घास फूस फल उगाना शुरू किया और अपना जीवन, इस तरह से दोनों की जो जीवन शैली उनमें भी विविधता है। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। देखिए शुतुरमुर्ग अभी के नहीं, उस समय के हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों का चित्रण भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो शुतुरमुर्ग का अंडे का इस्तेमाल का बताया कि ये यहाँ पे पीटी के एमसीक्यू में आ सकता है कि उस समय के जानवरों में शुतुरमुर्ग कौन से काल में था, पुरातन में या मध्य में या फिर नवपाषाण में। तो आपको बताना है कि पुरापाषाण का ये था और इसके अंडों का इस्तेमाल मनके बनाने में किया जाता था। इसका प्रमाण हमें चित्रों के माध्यम से पता चलता है। अब मनके का इस्तेमाल यहाँ पे बोला है कि किस लिए किया गया होगा, मनका किस लिए, आज के भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन है कि मनके का इस्तेमाल किया जाता था, बोलते हैं सौंदर्य के लिए, गहनों के रूप में। शुतुरमुर्ग का आज भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मिलते हैं। खुशकी का सूक्ष्म निरीक्षण। खुशकी एक क्षेत्र है, पूरा स्थल है, उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले थे। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी जानवरों के बनाए जाने के प्रमाण, मतलब पुरा स्थलों में औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये उसकी एक स्थल है, वहां पे पूरा स्थल, यानी वहां पे गुफाएं मिली है, गुफाओं में औजार मिले हैं पत्थर के औजारों के साथ साथ वहां पे कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जहां पे पता चलता है कि ये छोटे छोटे पूरा स्थल अलग अलग जगहों पे हैं और वो समूह में है। मतलब कि लोग ऐसे रहते होंगे और उनका औजारों का क्या करते होंगे कि उद्योग करते होंगे।
और इसका साक्ष्य उसकी में मिला है। इस हिसाब से उन्होंने पता किया कि ये पूरा स्थल का साक्ष्य है। अब नाम और तिथियों की बात करें, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, यानी प्राचीन पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। यानी किसी भी युग का नाम दो चीजों से रखा जाता है। एक तो उस युग में कौन सी प्रवृत्तियां विद्यमान रही उस समय, जैसे यहाँ पे विद्यमान रही कि पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था ज्यादा से ज्यादा, और इसी के कारण इसका क्या नाम रखा गया, पूरा पाषाण काल, उसी के आधार पे। और एक नाम रखा जाता है किसी व्यक्ति की भूमिका के हिसाब से। तो तब तो हमें आदि मानव की कोई भूमिका के बारे में कुछ इतना पता नहीं था, पर इतना पता था कि वो आदि काल है, यानी आदि मानव का ही शुरुआती दौर है, इसलिए उसको आरंभिक आदि मानव काल का दौर भी कहा जाता है। तो इस तरह से नामों का जो कैटेगराइजेशन होता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी इस बीच में ये पूरा पाषाण काल की पूरी घटना घटी होगी। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी, क्योंकि अभी तो हम जिस काल में हैं वो भी उसका शुरुआती दौर है, लेकिन जब पूरा पाषाण की बात करते हैं तो उसकी शुरुआती दौर का जो पूरा 99% है वो उसी काल में घटा होगा, यानी पूरा पाषाण काल में। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं, क्योंकि इस युग में जब पर्यावरण का बदलाव हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो घास फूस उगना चालू हुआ, लोगों ने क्या किया कि फसलों को उगाना चालू किया, पशुपालन शुरू किया। तो एक जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है एक युग के रूप में। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। ये पीटी के एस्पेक्ट से जो पाषाण काल का है, माइक्रोलिथी है, मेसोलिथी है, और ये 3 काल में विभाजित है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। यानी लोग जैसे जैसे विकसित हुए तो क्या हुआ कि पूरा पाषाण से मध्य पाषाण आया, तो यहाँ पे लोग हथियारों का थोड़ा विकसित रूप मिलता है कि वहां पे सीधे हाथ से पत्थरों का उपयोग करने के बदले वो पत्थरों को लकड़ियों के साथ बांध के या फिर हड्डियों के साथ, जो जानवरों की हड्डियां मिलती होंगी उसके साथ बांध के किसी तरह उसका इस्तेमाल किया करते थे शिकार के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। देखिए 20 लाख से आएंगे आप 12,000 से जो युग चालू होता है मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण के बाद चालू होता है 10,000 से हम मानेंगे नवपाषाण युग। अगले अध्याय में हम नवपाषाण के बारे में जानेंगे। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। तो नवपाषाण की बात की गई है कि नवपाषाण किस तरह से विकसित हुआ। अब मान लीजिए कि जब उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया शुरुआती दौर पे, तो वो पूरा पाषाण हुआ। फिर उन्होंने पत्थर को एक नई चीज हड्डी और लकड़ी से बांध के शुरू किया, तो ये मध्य पाषाण, यानी कहीं ना कहीं वो विकसित हो रहे थे अंदर अंदर से, उनकी कल्चर संस्कृति बदल रही थी, उनकी मानसिकता, उनकी बुद्धि विकास हो रही थी। फिर एक 10,000 साल पहले नवपाषाण शुरू होता है, और नवपाषाण के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। यानी यहाँ पे पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण के बीच के चित्र मिलते हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र है, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बाघ, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन सभी को इन गहरे और चमकीले रंगों से चित्रित किया गया, इस तरह की आकृति मिलती है।
इन रंगों का लौह अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार जो है पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। यानी पूजा पाठ किया करते होंगे कि भाई आज शिकार करने जा रहे हैं तो कुछ शिकार के लिए निकलने से पहले कुछ पूजा पाठ कर लें कि वो शिकारी क्या हो कि वंश में आ जाए, मतलब इस तरह की मान्यता रही होगी और उन्होंने उसी के अनुसार वो चित्र बनाए होंगे। और चित्रों का जो हमेशा रोज रोज के हिसाब से नहीं, कभी वो उत्सव के हिसाब पर उत्सव के मतलब खुश होते होंगे, किसी तरह का त्योहार होता होगा तो उसको जाहिर करने के लिए चित्र बनाते होंगे या फिर शिकार करने के लिए चित्र बनाते होंगे। और चित्रों के इस्तेमाल के लिए जो पदार्थ यूज होते हैं वो थे लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज इस्तेमाल में किए जाते थे रंगों के रूप में। तो इस तरह से वो पूरी तरह से चित्र में कलर भरते थे। देखिए कि चारकोल और लोह अयस्क का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे काले रंग का इस्तेमाल किया गया, पीले रंग जो पुष्प आते थे प्राकृतिक कलर उसका इस्तेमाल किया जाता था रंगों के लिए। तो आज भी ये चित्र फ्रांस में स्थित है। ठीक है, इस तरह से चित्र काफी होनहार तरीके से बनाए जाते थे। यानी चित्रकला इंसानों के रूप में जब जानकारी हुई कि पढ़ना लिखना तो बाद में समझ में आया, पहले जो उनका ज्ञान हुआ कि वो चित्रों से हुआ। पहले वो तो बात भी नहीं करते थे क्योंकि बात शब्दों का ज्ञान नहीं था और इस तरह से वो इशारों में बात किया करते थे और इशारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है कि उसको कहीं ड्रॉ कर दिया जाए, उसकी आकृति बना दी जाए और इस तरह से वो अपने साक्ष्य छोड़ते गए। और इन्हीं साक्ष्यों को पढ़ के पुरातनविदों ने बताया कि इस काल में पुरातन काल कहा गया इसको, मध्यपाषाण और इसको नवपाषाण। इससे इस चैप्टर में जुड़ी हुई कुछ तिथियों की बात कर ले तो यहाँ मध्यपाषाण युग की बात की गई है कि 12,000 से 10,000 का जो साल पहले की बात है वो मध्यपाषाण कहा जाता है। नवपाषाण का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। इस तरह से मतलब दो कालों के बारे में। और पुरापाषाण का आपने जैसे देखा कि 20 लाख वर्ष शुरू हुआ था और ये लगभग 12,000 वर्ष तक चला था। इस तरह से पुरापाषाण भी शुरू हुआ था। तो आई होप कि इस चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा आप सभी का दूर हुआ होगा और आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।